हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए। क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले, लेकिन चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास शुरू करेंगे। कॉपी पेंसिल आप साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे साथ में नोट करते हुए चलेगा। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। सन 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, सन 1909 के अधिनियम के द्वारा, सन 1919 के अधिनियम के द्वारा, सन 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1909 का अधिनियम के द्वारा नहीं होगा, 1919 का अधिनियम नहीं होगा, 1813 का अधिनियम नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही है। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप यहाँ पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। दुर्गाबाई देशमुख, दाक्षायणी वेलायुधन, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपना आंसर देते हुए चलेगा। कौन सी महिला भारत के संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दुर्गाबाई देशमुख नहीं होगा, दाक्षायणी नहीं होगा, अम्मू स्वामीनाथन नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, एनी मस्करीनी, जो यहाँ पर भारत के संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। इन्हें 1948 में त्रावणकोर, कोच्चि, विधानसभा के लिए चुनी गई थी। विधानसभा के लिए चुनी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ से चुनी गई थी, तो 1948 में त्रावणकोर कोच्चि विधानसभा के लिए ये चुनी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। 12 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 8 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 12 लाख हमारा आंसर नहीं होगा, 8 लाख नहीं होगा, 15 लाख नहीं होगा। तो ये 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या उपयुक्त सभी। अपना आंसर देते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय वर्णित है, सामाजिक न्याय भी वर्णित है, आर्थिक न्याय भी वर्णित है और राजनीतिक न्याय भी वर्णित है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित कब किया गया। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 20 सितंबर 1981 या 26 जनवरी 1950। और ये पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित कब किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 15 अगस्त 1947 हमारा आंसर नहीं होगा, 20 सितंबर 1981 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर से है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया था। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में ऐसे पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या यूएसए। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फ्रांस हमारा आंसर नहीं होगा, जापान नहीं होगा, यूएसए नहीं होगा। तो विधि के शासन की संकल्पना
ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं, तो हम आपका कम ही समय लेंगे। हमारा प्रयास बस यही है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करा सके। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा नहीं थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भी नहीं थी। तो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ऑप्शन 2 सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, या केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो प्रावधान था, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और तीसरा भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, तो ये इसका प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। एवी डाइसी, गुरनार मिल्डल, एमवी पाइली या केसी वियर। एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एवी डाइसी हमारा आंसर नहीं होगा, गुरनार मिल्डर नहीं होगा, एमवी पाइली नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा सही है, केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में घोषणा की गई है कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। 1892 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1961 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1892 का अधिनियम हमारा आंसर नहीं होगा, 1961 का नहीं होगा, 1858 का नहीं होगा। तो ये 1947 के अधिनियम के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है। ऑप्शन, देश से अस्पृश्यता को खत्म करना, धर्म का उपयोग राजनीति में खत्म करना, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देश से अस्पृश्यता को खत्म करना, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। धर्म का उपयोग राजनीति में खत्म करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से केशवानंद भारती बनाम यहाँ पर भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था वो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत था। केशवानंद भारती के केस ये 1973 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इसमें ये कहा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, पहला ऑप्शन है, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ऑप्शन 2, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। ऑप्शन 3, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। ऑप्शन 4, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया।
आपको बताना है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा पहला कदम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा पर यहाँ पर सही है। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल इसमें दिया गया था, तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया। ऑप्शन 1 1773 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन 2 1861 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन 3 1858 के अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन 4 1853 के अधिनियम के द्वारा। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1773 का अधिनियम नहीं होगा, 1861 का अधिनियम नहीं होगा और 1853 का अधिनियम भी नहीं होगा। 1858 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसकी है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। लॉर्ड साइमन, लॉर्ड आइवर जेनिंग्स, विंस्टन चर्चिल या ग्रेनविल ऑस्टिन। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि ये टिप्पणी दी गई है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, लॉर्ड साइमन नहीं होगा, लॉर्ड आइवर नहीं होगा, विंस्टन चर्चिल नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये टिप्पणी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा। गोलकनाथ वाद से, केशवानंद भारती वाद से, बेरुवाड़ी वाद से या सज्जन सिंह वाद से। अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गोलकनाथ वाद हमारा आंसर नहीं होगा, बेरुवाड़ी नहीं होगा, सज्जन सिंह नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। ऐतिहासिक फैसला आया था केशवानंद भारती वाद से। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था और ये कब आया था, 1973 में आया था। 1973 में ऐतिहासिक फैसला हुआ था केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव, सर अर्नेस्ट बर्कर, BR अम्बेडकर, NA पालकीवाला। अपना आंसर देते हुए चलेगा किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ठाकुरदास भार्गव नहीं होगा, अर्नेस्ट बर्कर नहीं होगा, BR अम्बेडकर जी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी आपका यहाँ पर प्यार मिलता रहे, तो हमें भी यहाँ पर आपको भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने में खुशी मिलेगी। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की भी हमें सख्त ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट के बिना भी हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब देख लेते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 1 गणराज्य की संकल्पना, ऑप्शन 2 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 4 समवर्ती सूची की संकल्पना। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गणराज्य की संकल्पना वहाँ से नहीं ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं ली गई, समवर्ती सूची की संकल्पना नहीं ली गई। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। BPSC 1995 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कनाडा हमारा आंसर नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। तो ये ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या यूएसए? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, आपको बताना है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पर जर्मनी नहीं होगा और यूएसए नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से कनाडा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति है? तो ये कनाडा देश की पद्धति है। तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए, आपको बताने की कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान देता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान प्रदान यहाँ पर करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुच्छेद 15, तो ये प्रावधान प्रदान करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद यहाँ पर 16 में लोक नियोजित के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है। लोक नियोजित के विषय में अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता की समाप्ति। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता प्रदान करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 15 यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है? यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए, आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 23? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 19 हमारा आंसर नहीं होगा, अनुच्छेद यहाँ पर 25 नहीं होगा, अनुच्छेद 20 हमारा आंसर नहीं होगा, अनुच्छेद 23 हमारा आंसर है। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 2 प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 3 प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन में भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है, कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा आंसर नहीं होगा। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से है क्या, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी प्रणाली किस देश से ली गई है और कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, तो ये तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, तो ये तो हमारा नहीं होगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही, संघात्मक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 31? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 29 नहीं होगा, अनुच्छेद 30 नहीं होगा, अनुच्छेद 31 नहीं होगा, तो ये रोक लगाता है अनुच्छेद 28 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्याय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, क्रॉस अपराध, नजरबंदी अपराध। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी आप अपना आंसर सही से दे पाओगे। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो न्यायालय के आदेश के बिना पुलिस कौन से अपराध में यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से संज्ञेय अपराध में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43B। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 48A के द्वारा नहीं दिया गया, 43 भी हमारा 43A भी नहीं होगा और 43B भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे पर से ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 39A के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अनुच्छेद 22 नहीं होगा, अनुच्छेद 20 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, के नटवर सिंह, के मुंशी, किरण देसाई। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे पर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 11 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें, 26 नवंबर 1949 हमारा आंसर नहीं होगा, 11 दिसंबर 1946 हमारा आंसर नहीं होगा, 15 अगस्त 1947 नहीं होगा। पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसवा क्वेश्चन है हमारा, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त कथन दिए गए, आपको बताने की कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, ए बी सी दूसरे ऑप्शन में, बी सी तीसरे ऑप्शन में, सी ए चौथे ऑप्शन में, डी बी। आपको बताने के कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ए बी सी ये तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो इसलिए हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां क्वेश्चन है हमारा,
ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? 1858, 1859, 1861 या 1860? आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 1858 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और 1860 भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, 1861। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? वर्ष 1922, वर्ष 1923, वर्ष 1921 या वर्ष 1920 को? एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपना आंसर यहाँ पर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1922 हमारा आंसर नहीं होगा, 1923 नहीं होगा और 1920 भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा सही है, वर्ष 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? 1833, 1861 या 1831 या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये अलग किया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 14 या 15? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 10 हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर 15 थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से या पश्चिम बंगाल से? यहाँ पर आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था, किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तत्कालीन मध्य भारत से नहीं हुआ था, पंजाब से नहीं होगा, पश्चिम बंगाल से नहीं होगा। तो यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में या जनता में? यहाँ पर क्वेश्चन कई महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो आपको बताना है कि किसमें निहित है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रधानमंत्री हमारा आंसर नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा से है जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता निहित है वो जनता में निहित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोक कल्याण? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा और भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि उद्देशिका में संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पंथ निरपेक्ष ये भारत के संविधान की उद्देशिका में ये शब्द है, और यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न भी है और समाजवादी भी है। लेकिन ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो लोक कल्याण इस संविधान की उद्देशिका में शब्द नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 38वां क्वेश्चन है, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते चलना है जिनमें नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन तो एक बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं ये नहीं पढ़ पाते।
कभी कभी क्या होता है, इसे नहीं देखते और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है जिनमें नहीं पूछा गया है। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन 2, एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुन सकता है। ऑप्शन 3, किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको बताने की कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुन सकता है, तो ये तो सही है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये सही ऑप्शन है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता। ये भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 39A के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? आपको बताना है कि यदि 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसका वो उल्लंघन कर रहा है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद यहाँ पर 23 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, तो ये उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर अनुच्छेद 24 का। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 41वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए कहाँ से ली गई है? बताइए भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यूएसए के संविधान से नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कनाडा के संविधान से यहाँ पर राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, न्यायिक समीक्षा ली गई, राष्ट्रपति का महाभियोग भी लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानूनी नियम, विधायी प्रक्रिया ली गई। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। वहीं आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी पॉइंट आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन, समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायत का गठन करना, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समान काम के लिए समान वेतन, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से ग्राम पंचायत का गठन करना, भारत ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 43वां क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? अनुच्छेद 21(2), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 19(1). आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है। ये भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 21(2) नहीं होगा, 22(2) नहीं होगा, 19(1) नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 20(2) के तहत।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? चार्टर अधिनियम 1813, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बस एक प्रयास करें ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज हो सके, हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करा सके। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा मनोबल भी आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए और अपना विश्वास और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए अब देख लेते हैं अपना 44वां क्वेश्चन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या संप्रभुता। आपको बताना है क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक है, क्या है, लोकतांत्रिक। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 45वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे? देशी रियासत से, ब्रिटिश प्रांत से, चीफ मिशनरी प्रांत से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान सभा में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देशी रियासत से नहीं थे, चीफ मिशनरी हमारा आंसर नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में यहाँ पर सर्वाधिक सदस्य थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? 60, 20, 40 या 50। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अधिकतम जनसंख्या यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर 60 हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BN राव, KM मुंशी। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, KM मुंशी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, BN राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। ऑप्शन पहला, समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। ऑप्शन 2, न्याय, क्षमता, बंधुता, स्वतंत्रता। ऑप्शन 3, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ऑप्शन 4, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, क्षमता। आपको बताने की कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले न्याय होगा, तो न्याय किस किस में है, यहाँ पर इसमें है और इस ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ऐसे ही कट गए, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। बंधुता लास्ट में आएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रांस के संविधान, आयरलैंड के संविधान। आपको बताना है कि गणतंत्रात्मक यहाँ पर विशेषता किस देश से ली गई है भारत के संविधान में। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई, यहाँ पर ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई, आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई, तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा डैश संविधान से ली गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा।
अपना आंसर देते ही चलेगा कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अमेरिका के संविधान से नहीं लिए गए, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व लिए गए और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति ली गई। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर से ब्रिटेन के संविधान से, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा ली गई ब्रिटेन के संविधान से। तो चले फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।